सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है अनुपात। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग पढ़ाई करेंगे तुल्य अनुपात की और क्लास 8 में प्रतिलोम समानुपात का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि राजकुमार शुक्ल जी चंपारण की समस्या को हल करना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग लोगों से इस बारे में बातचीत की और अंत में महात्मा गांधी जी चंपारण आने के लिए राजी हुए। गांधी जी के कहे अनुसार शुक्ल जी तय तिथि को कलकत्ता जा पहुंचे। कलकत्ता से गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पहली बार पटना आए। दोनों राजेंद्र प्रसाद के डेरे पर 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे। वहां नौकरों ने कहा कि वकील साहब बाहर गए हैं। नौकरों ने उन दोनों को किसान मुवक्किल समझा, अच्छा बर्ताव भी नहीं किया। शौच और स्नान के लिए बाहर आम शौचालय को ही इस्तेमाल करने के लिए कहा। गांधी जी ने अपने लंदन के सहपाठी पटना के बैरिस्टर मजरूल हक को संदेश भेजा। मजरूल हक मोटर गाड़ी से वहां पर आए। गांधी जी उनके घर गए और उसी दिन वहां से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ता हक साहब ने उन्हें बता दिया था। गांधी जी ने पटना से कृपलानी जी को तार भिजवाया कि मैं मुजफ्फरपुर में आपके यहाँ पर ठहरूंगा और अगर आप स्टेशन आ जाए तो यह मेरे लिए नई जगह में सुविधाजनक होगा। कृपलानी जी को तीसरे पहर में तार मिला था और उसी रात गांधी जी आने वाले थे। कृपलानी जी अपने ऊपर गांधी जी का भरोसा देख करके बहुत खुश हुए और हैरान भी। उन्होंने छात्रों से कहा कि रात में स्टेशन से गांधी जी को लाना है और ये जिम्मेदारी तुम सब लोगों की है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब छात्र स्टेशन पहुंचे तो क्या छात्रों ने गांधी जी को आसानी से ढूंढ लिया या फिर उन्हें कोई दिक्कत आई थी। यह आप सब अगली बार जरूर देखना। आज हम सीखेंगे अनुपात। ये राहुल है और ये राहुल की बहन मीना। राहुल की आयु 4 वर्ष है जबकि मीना की आयु 1 वर्ष है। अगर हमें इनकी आयु की तुलना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इनकी आयु की तुलना करने के लिए हम कह सकते हैं कि राहुल मीना से बड़ा है। ऐसे कथन हमें किसी चीज के बड़े या छोटे होने का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से यह नहीं बता पाते कि राहुल मीना से कितना बड़ा है। अगर हम इनकी आयु का व्यवकलन करें तो परिणाम प्राप्त होगा 3।
यानी कि राहुल और मीना के आयु में अंतर 3 वर्ष का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल मीना से 3 साल बड़ा है। इस तरह तुलना करने की विधि को हम राशियों के अंतर द्वारा तुलना विधि कहते हैं। अगर हम थोड़ा और सोचें तो एक और विधि से इनकी आयु की तुलना की जा सकती है। सोचिए वह क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम राहुल की आयु को मीना की आयु से भाग दें तो परिणाम प्राप्त होता है 4। इसलिए इससे पता चलता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 4 गुना है। यहाँ हमने 2 राशियों की एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है इस प्रकार तुलना की है। वह विधि जिसमें हम 2 राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना करते हैं कहलाती है भाग द्वारा तुलना। लेकिन यह दोनों की आयु व्यक्त करने के लिए वर्ष इस इकाई का प्रयोग किया गया है। हम कह सकते हैं कि तुलना की जाने वाली दोनों राशियों की इकाइयां समान हैं। जब 2 राशियों की इकाइयां समान हो तो भाग द्वारा तुलना अनुपात यानी रेशियो कहलाती है। इसलिए राहुल की आयु की मीना की आयु से भाग द्वारा तुलना एक अनुपात है जिसे हम 4:1 से दर्शाते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि मीना की आयु का राहुल की आयु से अनुपात है 1:4। यहाँ इस संकेत का प्रयोग 2 राशियों में अनुपात का संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए राहुल की आयु 4 वर्षों में व्यक्त करने के स्थान पर 4 गुणा 12 बराबर 48 महीनों के रूप में व्यक्त की जाती है और मीना की आयु 1 वर्ष के रूप में व्यक्त की जाती, तो क्या राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात 48:1 इस प्रकार लिखना सही होगा? सोचिए सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। यह एक गलत अनुपात होगा क्योंकि इस अनुपात से व्यक्त होता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 48 गुना बड़ी है, लेकिन उनकी आयु से पता चलता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 4 गुना बड़ी है। इसलिए 48:1 यह सही अनुपात नहीं होगा। सही अनुपात प्राप्त करने के लिए राशियों की इकाइयों को समान करना आवश्यक है, अन्यथा अनुपात गलत प्राप्त होता है। इकाइयों को समान करने के लिए यहाँ हम 48 महीनों को 12 से विभाजित कर वर्षों में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ 48 महीने मतलब 4 वर्ष। इससे अब हम आयु का अनुपात 4:1 लिख सकते हैं। इसी तरह हम दोनों के आयु की इकाइयां महीनों में लाकर भी इनके आयु का अनुपात ले सकते हैं। जैसे अगर हम राहुल की आयु की इकाई महीनों में रखते हैं और मीना की आयु की इकाई को महीनों में परिवर्तित करते हैं तो दोनों की आयु की इकाइयां महीनों में आ जाएगी। चूँकि अब इकाइयां बराबर है इसलिए हम राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त कर सकते हैं जो आएगा 48:12। यहाँ आपको एक सवाल जरूर आया होगा, जब हमने इकाइयां वर्षों में व्यक्त की तो हमें राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त हुआ 4:1, लेकिन जब हमने दोनों की आयु महीनों में व्यक्त की तो हमें राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त हुआ 48:12। क्या ये दोनों अनुपात समान है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम किसी भी अनुपात को भिन्न के रूप में और किसी भी भिन्न को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से हम 48:12 को 48/12 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप जरूर जानते होंगे कि किसी अनुपात की तुल्य अनुपात प्राप्त करने के लिए हम इसे भिन्न के रूप में व्यक्त कर इसके अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुणा या विभाजित करते हैं। यहाँ 48 और 12 का मोस यानी HCF 12 है। अगर हम 48/12 के अंश और हर दोनों को 12 से विभाजित करते हैं तो हमें 48/12 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगी 4/1, जिसे हम अनुपात में 4:1 से व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 4:1 बराबर 48:12 है। इस तरह से अगर 2 अनुपात बराबर हो तो हम इन्हें तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। जैसे 4:1 बराबर 4/1 बराबर 4 गुणा 2/1 गुणा 2 बराबर 8/2 बराबर 8:2। इसी तरह 48:12 बराबर 48/12 बराबर 48 विभाजित 2/12 विभाजित 2 बराबर 24/6 बराबर 24:6। अब तक हमने जितने भी अनुपात व्यक्त किए सभी को इकाई के बिना व्यक्त किया है। क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे क्या कारण होगा?
सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात 4 वर्ष अनुपात 1 वर्ष लिख सकते हैं, जिसे भिन्न के रूप में 4 वर्ष बटे 1 वर्ष इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ अंश और हर दोनों में वर्ष यह इकाई उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इन्हें रद्द कर सकते हैं। इस तरह से भिन्न बन जाएगी 4 बटे 1, जो कि इकाई रहित है। इसे ही हम अनुपात में 4 अनुपात 1 इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इसलिए किसी भी अनुपात को इकाई नहीं होती। इस तरह से अब आपको अनुपात की समझ अच्छे से बन गई होगी। राहुल ने दुकान से 2 चॉकलेट और 3 पेन खरीदे। यहाँ हम कह सकते हैं कि चॉकलेट की संख्या का पेन की संख्या से अनुपात है 2:3। क्या आप ऐसे कुछ और स्थितियाँ बता सकते हैं जिनका अनुपात 2:3 होगा? ऐसी कई स्थितियाँ हैं जब हमें 2:3 का अनुपात प्राप्त होता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। अगर केक बनाने के लिए 2 कप आटा और 3 कप दूध लिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि केक में आटा और दूध का अनुपात 2:3 है। क्या आपको पता है हमारे भारत देश का राष्ट्रध्वज की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात भी 2:3 है। अगर कक्षा में 24 लड़कियां और 36 लड़के होंगे, तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात होगा 24:36। अगर हम इसके अंश और हर को 12 से विभाजित करें, तो हमें 24:36 की तुल्य अनुपात प्राप्त होगी 2:3। अगर कोई दुकानदार गेहूं 26 रुपए प्रति किलो के दर से बेचता है और चावल 39 रुपए प्रति किलो के दर से बेचता है, तो गेहूं का मूल्य और चावल के मूल्य का अनुपात 26:39 होगा। इसके अंश और हर को 13 से विभाजित करें तो हमें अनुपात प्राप्त होगा 2:3। इसी तरह अपने आसपास होने वाले कुछ प्रसंग याद करते हुए कुछ और स्थितियाँ पता करें। अगला उदाहरण, पुनीत प्रतिदिन 150 समाचार पत्र बेचता है, जिनमें कुछ हिंदी और कुछ अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र होते हैं। यदि हिंदी समाचार पत्रों की संख्या का अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या से अनुपात 2:1 होगा, तो पता कीजिए पुनीत प्रतिदिन कितने हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र बेचता है। उदाहरण से पता चलता है कि कुल 150 समाचार पत्रों में हिंदी समाचार पत्रों की संख्या का अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या से अनुपात 2:1 है। क्या आप बता सकते हैं इस अनुपात से क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह अनुपात हमें बताता है कि हिंदी समाचार पत्रों की संख्या अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या के 2 गुना है। यानी कि अगर 150 समाचार पत्रों के 2-1 = 3 समान भाग बनाए जाए, तो 3 में से 1 भाग अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या होगी और 3 में से 2 भाग हिंदी समाचार पत्रों की संख्या होगी। इस तरह से हिंदी समाचार पत्रों की संख्या 150 का 2/3 भाग होगी। यह हमें 100 प्राप्त होगी। इसी तरह अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या 150 का 1/3 भाग होगी। यह हमें 50 प्राप्त होगी। इसलिए 150 समाचार पत्रों में हिंदी समाचार पत्रों की संख्या होगी 100 और अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या होगी 50। अगला उदाहरण, एक व्यक्ति को अपने गांव से शहर चलकर जाने में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर वो बस से जाता है तो वह 30 मिनट में शहर पहुंच जाता है। तो चलकर जाने में लगने वाले समय का बस से जाने में लगने वाले समय से अनुपात क्या होगा? व्यक्ति को चलकर जाने में लगने वाले समय यानी 2 घंटे का बस से जाने में लगने वाले समय यानी 30 मिनट से अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले हमें इकाइयां बराबर करनी होगी। चूँकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट है, इसलिए 2 घंटे बराबर 120 मिनट। व्यक्ति को चलकर जाने में लगने वाले समय का बस से जाने में लगने वाले समय से अनुपात होगा 120:30। अक्सर हम अनुपात उसके सरलतम रूप या न्यूनतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ 120:30 को 120/30 लिखकर 120 और 30 का मौसक यानी HCF है 30, इसलिए हम अंश 120 और हर 30 को 30 से विभाजित करेंगे। इससे हमें 120/30 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 4/1, जिसे 4:1 इस प्रकार व्यक्त करेंगे। इसलिए व्यक्ति को चलकर जाने में लगने वाले समय का बस से जाने में लगने वाले समय से अनुपात होगा 4:1।
मिथ्या धारणा 1। दिनेश की मासिक आय 12,000 रुपए है। इसमें से हर महीने वह 5,000 रुपए बचाता है। पता कीजिए उसकी बचत का व्यय से अनुपात क्या होगा। कुछ बच्चे सवाल को ठीक से समझ नहीं पाते। सवाल में क्या पूछा गया है इसे नजरअंदाज कर वे दी संख्याओं को अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। इस तरह से वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि गलत जवाब है। यहाँ हमें बचत का व्यय से अनुपात ज्ञात करना है। अगर आय में से बचत को घटा दे तो हमें दिनेश द्वारा व्यय की गई धनराशि पता होगी, यानी कि व्यय बराबर 12,000 रुपए ऋण 5,000 रुपए बराबर 7,000 रुपए। हमें बचत का व्यय से अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ बचत 5,000 रुपए है और व्यय 7,000 रुपए है। इस तरह से बचत का व्यय से अनुपात है 5,000 अनुपात 7,000। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि अनुपात को किसी भी क्रम में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए वे बचत का व्यय से अनुपात 7,000 अनुपात 5,000 इस प्रकार व्यक्त करते हैं, लेकिन यह गलत समझ है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। अनुपात को पूछे गए क्रम में ही व्यक्त किया जाना चाहिए। मिथ्या धारणा 2। अनीता के पास एक लेस है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो लेस की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? अगर राशियों का अनुपात प्राप्त करना हो तो इन्हें बराबर इकाइयों में लाना जरूरी है। यहाँ हम दोनों इकाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, इसलिए 6 मीटर बराबर 6 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। इस तरह से लेस की लंबाई है 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। चूंकि अब दोनों राशियों की इकाइयां बराबर है, इसलिए इनका अनुपात निकाल सकते हैं। लेस की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बराबर 600/30 बराबर 20/1, यानी कि 20 अनुपात 1 है। कुछ बच्चे यह ध्यान नहीं रखते कि दो राशियों को अनुपात में व्यक्त करने के लिए इनकी इकाइयां बराबर होनी चाहिए। लेस की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात प्राप्त करने के लिए वे 6 को अंश लिखते हैं और 30 को हर, और अनुपात व्यक्त करते हैं 6:30, जो कि मीटर सेंटीमीटर का अनुपात है। फिर इसे सरलतम रूप में 1:5 इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इस अनुपात का अर्थ है लंबाई चौड़ाई से 5 गुना छोटी है। लेकिन अगर हम देखें तो 6 मीटर लंबाई 30 सेंटीमीटर चौड़ाई से बड़ी है, इसलिए लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 1:5 इस प्रकार लिखना गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही। सही अनुपात प्राप्त करने के लिए ध्यान रहे राशियों की इकाइयां बराबर होना आवश्यक होता है। अब आइए कुछ साधारण गलतियों को समझें। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि दो राशियों के अनुपात से हमेशा वास्तविक मात्रा यानी एक्चुअल क्वांटिटी का पता चलता है। जैसे अगर मीना के पास की टॉफियों का मनीष के पास की टॉफियों से अनुपात 4:5 होगा, तो बच्चे सोचते हैं कि मीना के पास 4 टॉफियां हैं और मनीष के पास 5 टॉफियां हैं, लेकिन यह एक गलत समझ है। अनुपात से टॉफियों की वास्तविक संख्या पता नहीं की जा सकती। मीना के पास 8 और मनीष के पास 10 टॉफियां होती, तब भी हमें अनुपात 4:5 ही प्राप्त होता। इसी प्रकार अगर टॉफियों की संख्या क्रमशः 12 और 15 होती, तब भी अनुपात 4:5 ही होता। सही समझ यह है कि 4:5 हमें टॉफियों की संख्या नहीं बताते, बल्कि मीना के पास की टॉफियों का मनीष के पास की टॉफियों से संबंध बताते हैं। यहाँ मीना के प्रत्येक 4 टॉफियों पर मनीष के पास 5 टॉफियां होंगी। राहुल के पास 18 लाल कंचे हैं और 30 हरे कंचे हैं। यहाँ हरे कंचों की संख्या अधिक है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या के कितने गुना है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ अगर हमें हरे कंचों की संख्या यानी 30 को 18/30 से गुणा करेंगे तो हमें लाल कंचों की संख्या यानी 18 प्राप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या के 18/30 गुना है। या इसी को हम कह सकते हैं कि लाल कंचों की संख्या
हरे कंचों की संख्या का 18/30 भाग है। यहाँ हमने दो राशियों की एक राशि दूसरी राशि का कितना भाग है या एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है, इस प्रकार तुलना की है। ऐसी तुलना जो हमें बताती है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना भाग है या एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है, अनुपात यानी रेशियो कहलाती है। अनुपात हम इस संकेत से व्यक्त करते हैं, जैसे यहाँ लाल कंचों की संख्या का हरे कंचों की संख्या से अनुपात है 18:30, जिससे पता चलता है कि लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या के 18/30 गुना है। इसी तुलना को हम उल्टा करके भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ हरे कंचों की संख्या लाल कंचों की संख्या को 30/18 से गुना करने पर प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरे कंचों की संख्या लाल कंचों की संख्या के 30/18 गुना है, यानी कि हरे कंचों की संख्या का लाल कंचों की संख्या से अनुपात है 30:18। इन दोनों अनुपातों को देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि अनुपात में क्रम बहुत जरूरी है। किसी भी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह करने के लिए हम अनुपात को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे यहाँ 18:30 को 18/30 के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर हम अंश और हर के मस यानी HCF से अंश और हर दोनों को विभाजित करेंगे। यहाँ 18 और 30 का मस है 6। 18 और 30 दोनों को 6 से विभाजित करने पर 18/30 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/5। फिर हम इसे अनुपात में व्यक्त करते हैं, जैसे 3/5 को हम अनुपात के रूप में 3:5 इस प्रकार व्यक्त करते हैं। 3:5 यह अनुपात 18:30 इस अनुपात का सरलतम रूप है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अनुपात 18 से 30 और 3 से 5 दोनों का मान बराबर है। इस तरह से किन्हीं भी दो अनुपातों का मान बराबर होगा तो यह तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। सोचिए, क्या 18:30 का एक ही तुल्य अनुपात है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि हम 18:30 को भिन्न के रूप में व्यक्त कर इसके अंश 18 और हर 30 दोनों को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 9/15, जिसे अनुपात में 9:15 इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। चूँकि अंश और हर दोनों को समान संख्या से विभाजित किया जा सकता है, इसलिए 9:15 का मान 18/30 के बराबर ही होगा, यानी कि 9/15 भी 18/30 की तुल्य भिन्न है। या अनुपात के रूप में इसे ही हम कहेंगे 9:15 भी 18:30 की एक तुल्य अनुपात है। इस तरह से अगर हम 18/30 में 18 और 30 दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 36/60, यानी कि अनुपात 36:60। यह भी 18:30 की एक तुल्य अनुपात है। इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि किसी अनुपात की अनेक तुल्य अनुपात हो सकती है। अब सोचिए, आपको दो अनुपात दिए हैं, जैसे 9:15 और 6:10। अगर हमें इनकी तुलना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। पहले हम इन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर इन्हें समान हर वाले भिन्न में परिवर्तित करेंगे। चूँकि दोनों भिन्नों का हर यानी 15 और 10 का लस यानी LCM है 30, इसलिए हम दोनों भिन्नों का हर 30 करेंगे ताकि इनके अंश की तुलना हो सके। 9/15 का हर 30 बनाने के लिए हम अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 18/30। ठीक इसी प्रकार 6/10 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर हमें भिन्न प्राप्त होगी 18/30। अगर हर बराबर करने पर अंश भी बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों अनुपात तुल्य अनुपात है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 9:15 और 6:10 दोनों तुल्य अनुपात है। अब आइए 1:3 और 3:4 की तुलना करें। इन्हें हम भिन्नों के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ हर 3 और हर 4 का लस है 12, इसलिए
दोनों भिन्नों का हर 12 करेंगे। 1/3 गुना 4/4 बराबर 4/12 और 3/4 गुना 3/3 बराबर 9/12। अब यहाँ दोनों भिन्न बराबर नहीं है, बल्कि 4/12 9/12 से छोटी है। इसलिए 1:3 और 3:4 तुल्य अनुपात नहीं है। जब दो अनुपात तुल्य अनुपात होते हैं तो वे समानुपात यानी प्रपोर्शन में होते हैं। जैसे 9:15 और 6:10 तुल्य अनुपात है, इसलिए वे समानुपात में हैं, जिसे हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। समानुपात के किसी भी कथन में 4 राशियां क्रम में व्यक्त की जाती है और इन चारों राशियों को हम पद यानी टर्म कहते हैं। इन चारों पदों में से पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद यानी एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद यानी मिडिल टर्म्स कहते हैं। इस तरह से अब आप तुल्य अनुपात की अवधारणा समझ गए होंगे। क्या आप तुल्य अनुपात के कुछ उदाहरण सोच पाएंगे? प्रयास कीजिए। इस प्रकार आज हमने सीखा तुल्य अनुपात। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे तुल्य अनुपात के उदाहरण। किसी स्कूल के 7वीं कक्षा के पिछले और इस वर्ष के परिणाम निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि किस वर्ष 7वीं कक्षा का प्रदर्शन बेहतर था। वीडियो रोककर विचार करें, इस सवाल को कैसे हल किया जा सकता है। चलिए हम बताते हैं। इसे पता करने के लिए पहले हम पिछले वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से अनुपात लेंगे, जो है 54:6। फिर हम इस वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से अनुपात लेंगे, जो है 63:7। और फिर इन दोनों अनुपात की तुलना करेंगे। क्या आप बता सकते हैं हम इनकी तुलना कैसे करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। 2 अनुपात तुल्य अनुपात है या नहीं पता करने के लिए हम दोनों अनुपातों को भिन्न रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 54:6 को 54/6 के रूप में और 63:7 को 63/7 के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर इन्हें समान हर वाले भिन्नों में परिवर्तित करेंगे। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 54 को 6 से भाग दिया जा सकता है, जिससे भिन्न बन जाएगी 9/1। इसी प्रकार 63 को 7 से भाग दिया जा सकता है, इससे भिन्न बन जाएगी 9/1। अब भिन्नों का हर बराबर है, इसलिए हम इनके अंशों की तुलना करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों अंश बराबर है, इसलिए दोनों भिन्न बराबर है। हम कह सकते हैं कि 54/6 बराबर 63/7, यानी कि दोनों तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरह से 54:6 बराबर 63:7 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7वीं कक्षा का प्रदर्शन पिछले वर्ष और इस वर्ष समान था। अगला उदाहरण, रमेश 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए रमेश उतनी ही गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? रमेश 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, यह हम एक विधि यानी यूनिटरी मेथड के प्रयोग से पता कर सकते हैं। इस विधि से पहले हम एक इकाई का मान प्राप्त करते हैं और फिर इस मान से जितनी इकाइयों का मान चाहिए वह पता करते हैं। इस तरह यहाँ पहले हम पता करेंगे कि रमेश 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। चूँकि वह 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए 1 मिनट में 5/20 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा, यानी कि 1/4 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा। हमें 2 घंटे में कितनी दूरी तय करता है यह पता करना है। 2 घंटे बराबर 2 गुना 60 बराबर 120 मिनट। इसलिए 2 घंटे में तय की जाने वाली दूरी बराबर 1 मिनट में तय की जाने वाली दूरी, यानी कि 1/4 गुना 120 बराबर 30 किलोमीटर। इसलिए रमेश 120 मिनट यानी 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आइए इसी उदाहरण की राशियों को समानुपात यानी प्रपोर्शन के उपयोग से हल करें। चूँकि हम जानते हैं कि दोनों स्थितियों में गति समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों स्थितियों में समय और दूरी का संबंध समानुपात में है। यानी कि पहली स्थिति का समय अनुपात दूसरी स्थिति का समय बराबर पहले स्थिति की दूरी अनुपात
दूसरी स्थिति की दूरी। पहली स्थिति का समय 20 मिनट है और दूसरी स्थिति का समय 2 घंटे है, लेकिन अनुपात में व्यक्त करते समय इसे 2 गुना 60 बराबर 120 मिनटों में व्यक्त करेंगे। सोचिए यह हम क्यों कर रहे हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि अनुपात में दोनों राशियों की इकाइयां बराबर होनी चाहिए। इसलिए अनुपात में पहली स्थिति का समय होगा 20 और दूसरी स्थिति का समय होगा 120। इस तरह पहली स्थिति में दूरी तय की जा रही है 5 किलोमीटर और दूसरी स्थिति में दूरी हमें पता करनी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे 20:120 को 20/120 के रूप में व्यक्त करेंगे और 5 किलोमीटर अनुपात दूसरी स्थिति की दूरी को 5 किलोमीटर बटे दूसरे स्थिति की दूरी इस प्रकार व्यक्त करेंगे। अब हम दूसरी स्थिति की दूरी प्राप्त करने के लिए हल करेंगे। इसे हल करने के लिए हम दोनों पक्ष में भिन्न का व्युत्क्रम यानी इनवर्स लेंगे। किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम अंश और हर को एक दूसरे से बदलकर प्राप्त किया जाता है। इसे ही हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों में 5 से गुना करेंगे, या इसी को हम कह सकते हैं कि बाएं पक्ष में 5 विभाजन में है, इसे हम दाएं पक्ष में ले जाएं तो यह गुणन में व्यक्त किया जाएगा। इस तरह से दूसरी स्थिति की दूरी बराबर 30 किलोमीटर है। इस तरह से अब आप जान गए होंगे कि कैसे हम समानुपात के उदाहरण को एक एक विधि और समानुपात से हल कर सकते हैं। आज हमने देखे तुल्य अनुपात के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इससे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे तुल्य अनुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। अध्यापक ने कक्षा में पूछा, क्या 5:8 और 9:12 तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो है? इस पर मीरा ने जवाब दिया हाँ, जबकि मनीषा ने जवाब दिया नहीं। तो बताइए किसने सही जवाब दिया? बच्चे 5:8 को भिन्न 5/8 के रूप में व्यक्त करते हैं और 9:12 को भिन्न 9/12 के रूप में व्यक्त करते हैं। वे यह देखते हैं कि 8 ऋण 5 बराबर 3 है, इसी तरह 12 ऋण 9 भी 3 ही है। इसलिए वे समझते हैं कि 5:8 और 9:12 तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो है। यह एक गलत समझ है। इस तरह से मीरा का जवाब गलत है, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है। यहाँ मनीषा की समझ सही है, क्योंकि 5:8 और 9:12 को 5/8 और 9/12 इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। फिर इनके हर बराबर करने के लिए हम 8 और 12 का लसब पता करेंगे, जो है 24। इसलिए हम दोनों भिन्नों का हर 24 करेंगे। यह करने के लिए हम 5/8 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे और 9/12 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 15/24 और 18/24। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों भिन्नों के हर बराबर है, लेकिन अंश बराबर नहीं है। यहाँ 15/24 18/24 से छोटी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5:8 और 9:12 तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है। मिथ्या धारणा 2। अनुपात 18 से 36 की अनुपात 16 से 32 के साथ तुलना निम्नलिखित में से कौन से कथन से व्यक्त होती है? तुल्य अनुपात की सही समझ नहीं होने की वजह से कई बार हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। जैसे कुछ बच्चों की समझ होती है कि यहाँ 18 16 से बड़ी संख्या है और 36 भी 32 से बड़ी संख्या है, इसलिए 18:36 16:32 से बड़ा है। 2 अनुपात की इस प्रकार तुलना करना गलत है। इससे गलत जवाब दिया जाता है ऑप्शन 1। सही हल प्राप्त करने के लिए हमें पहले दोनों अनुपातों को भिन्नों में व्यक्त कर इनके हर बराबर करने होंगे। 18:36 बराबर 18/36 बराबर 1/2 और 16:32 बराबर 16/32 बराबर 1/2। चूँकि दोनों भिन्नों का मान बराबर है, इसलिए 18:36 बराबर है 16:32 के, यानी कि दोनों अनुपात यहाँ तुल्य अनुपात है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2।
उम्मीद है आपको दी मिथ्या धारणाएं समझ गई होगी और अब आप प्रश्न हल करते हुए ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो आज हमने देखी तुल्य अनुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज हम सीखेंगे प्रतिलोम समानुपात के बारे में। पिछले वीडियो में हमने उस स्थिति के बारे में चर्चा की जब दो राशियां एक साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर यानी कांस्टेंट रहता है। हम कहते हैं कि तब दो राशियां सीधे समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। अब आइए इसकी विपरीत स्थिति देखें। यहाँ एक बड़ी सी टंकी है। एक नल से इसे भरने के लिए 12 घंटे का समय लगता है। क्या आप बता सकते हैं यदि हम 2 नल लगाएंगे तो अब टंकी भरने में समय इससे अधिक लगेगा या कम? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, 2 नल लगाने से टंकी जल्दी भरेगी यानी समय कम लगेगा। चूंकि यहाँ नलों की संख्या 2 गुना हुई है इसलिए समय आधा हो जाएगा यानी कि 2 नल टंकी को 12 विभाजित 2 बराबर 6 घंटे में भरेंगे। इसी तरह अगर हम 3 नलों का प्रयोग करते हैं तो टंकी को 4 घंटे समय लगेगा। इस तरह से हम निम्नलिखित सारणी बना सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यदि नलों की संख्या में वृद्धि होती है तो आवश्यक समय घटता है और यदि नलों की संख्या में कमी होती है तो आवश्यक समय बढ़ता है। जैसे जब नलों की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो जाए तो समय 12 घंटों से घटकर 6 घंटे हो जाता है। यहाँ नलों की संख्या 2 गुना हुई है लेकिन टंकी को भरने का समय आधा हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि पहली और दूसरी स्थिति के संदर्भ में नलों की संख्या का अनुपात और टंकी को भरने के लिए आवश्यक समय का अनुपात एक दूसरे के प्रतिलोम यानी इनवर्स है। किसी भी स्थिति में यदि हम नलों की संख्या और टंकी को भरने के लिए आवश्यक समय का गुणन करेंगे तो गुणनफल एक अचर यानी कांस्टेंट रहता है। यदि हम नलों की संख्या को x से निरूपित करें और आवश्यक समय को y से, तो x में वृद्धि होने पर y में कमी होती है। इसी तरह x में कमी होने पर y में वृद्धि होती है, लेकिन xy हमेशा एक अचर रहता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि x y के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। इस तरह से यदि दो राशियों x और y के लिए xy बराबर k हो, जहाँ k एक अचर हो और x
y के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता हो तो हम कहते हैं कि x और y प्रतिलोम समानुपात में विचरित है। ऐसी स्थिति में यदि x के मान x1, x2, x3 इत्यादि हो और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि हो तो x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 इत्यादि बराबर k होता है। चलिए प्रतिलोम समानुपात की कुछ स्थितियां देखें। यदि कुछ निश्चित धनराशि का बंटवारा किया जाना हो तो भागों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही प्रत्येक भाग में आने वाली धनराशि में समानुपातिक कमी होगी। इस तरह से भागों की संख्या और प्रत्येक भाग में आने वाली धनराशि में प्रतिलोम समानुपात होगा। किसी निश्चित क्षेत्र में वर्गाकार टाइलें लगवानी हो तो टाइलों के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ही टाइलों की संख्या में समानुपातिक कमी होगी। इस तरह से यहाँ टाइलों का क्षेत्रफल और टाइलों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात होगा। जब आयत का क्षेत्रफल अचर रखा जाए तो लंबाई में वृद्धि होने पर चौड़ाई में समानुपात में कमी होगी। इसलिए निश्चित क्षेत्रफल के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रतिलोम समानुपात होता है। इसी तरह आप और स्थितियां ज्ञात कीजिए जहां प्रतिलोम समानुपात दिखाई देता है। तो आज हमने सीखा प्रतिलोम समानुपात। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को देखेंगे। आज हम देखेंगे प्रतिलोम समानुपात के उदाहरण। एक छात्रावास में 135 लड़कों के लिए 26 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। यदि इस छात्रावास में 60 लड़के और आ जाए तो ज्ञात कीजिए यह भोजन सामग्री कितने दिन चल पाएगी। यहाँ भोजन सामग्री की मात्रा निश्चित है। ऐसी स्थिति में यदि लड़कों की संख्या में वृद्धि होती है तो भोजन सामग्री समानुपात में कम समय के लिए बचेगी। इसलिए यहाँ लड़कों की संख्या और शेष दिनों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात है। छात्रावास में 135 लड़कों के लिए 26 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। जब छात्रावास में 60 लड़के और आ जाते हैं तब लड़कों की संख्या होगी 135 धन 60 बराबर 195। चलिए मान लेते हैं कि छात्रावास में 195 लड़कों के लिए x दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था होगी। यदि x और y में प्रतिलोम समानुपात हो तब x के मान x1, x2, x3 इत्यादि और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि के लिए x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर इत्यादि है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि 135 गुणा 26 बराबर 195 गुणा y2। इसलिए शेष दिनों की संख्या y2 होगी बराबर 135 गुणा 26 बटे 195 बराबर 18 दिन। इस तरह से यदि इस छात्रावास में 60 लड़के और आ जाएं, तो यह भोजन सामग्री 18 दिन चल पाएगी। आइए अब अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। मंडी ले जाने के लिए एक किसान को चावल कुछ बोरियों में भरना है। यदि वह प्रत्येक बोरी में 30 किलोग्राम चावल भरता है तो उसे ऐसी 18 बोरियां आवश्यक होंगी। यदि वह 20 किलोग्राम चावल प्रत्येक बोरी में भरता है तो ज्ञात कीजिए उसे कितनी बोरियां आवश्यक होंगी। दी गई जानकारी को हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं, जहां चर y2 बोरियों की संख्या निरूपित करता है।
क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक बोरी में भरी गई चावल की मात्रा और बोरियों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है या नहीं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ चावल की मात्रा निश्चित है। यदि किसान प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा में वृद्धि करता है तो समानुपात में किसान को कम बोरियां आवश्यक होंगी, जबकि यदि हम प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा में कमी करते हैं तो समानुपात में हमें बोरियां अधिक आवश्यक होंगी। इस तरह से यहाँ प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा और बोरियों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है। समानुपात की स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि x y के प्रतिलोम समानुपाती हो, समानुपात की स्थिति में हम कह सकते हैं कि तब x के मान x1, x2, x3 इत्यादि और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि के लिए x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर इत्यादि है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि 30 गुणा 18 बराबर 20 गुणा y2। इसलिए आवश्यक बोरियों की संख्या y2 होगी बराबर 30 गुणा 18 बटे 20 बराबर 27 बोरियां। तो आज हमने देखे प्रतिलोम समानुपात के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ और उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे प्रतिलोम समानुपात से संबंधित कुछ और उदाहरण। एक खेत के 8 भाग बनाने पर प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया 1182 स्क्वायर मीटर आता है। खेत के कितने भाग बनाने पर क्षेत्रफल 394 स्क्वायर मीटर आएगा? यदि खेत के 12 बराबर भाग कर दिए जाए तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? दी गई जानकारी को हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं, जहां x 394 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाले भागों की संख्या दर्शाता है। अगर किसी आकार के बराबर भाग किए जाए तो क्षेत्रफल उतने भागों में बराबर रूप से विभाजित होता है। जितने अधिक भाग होंगे उतना ही कम प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भागों की संख्या और क्षेत्रफल में प्रतिलोम समानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन का संबंध है। प्रतिलोम समानुपात के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि 8 गुणा 1182 बराबर x गुणा 394, यानी कि x बराबर 8 गुणा 1182 विभाजित 394 बराबर 24। इस तरह से प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 394 स्क्वायर मीटर तब होगा जब कुल क्षेत्र के 24 भाग किए जाए। अब चलिए ज्ञात करते हैं कि यदि खेत के 12 बराबर भाग कर दिए जाए तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए इस स्थिति में प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल चर यानी वेरिएबल y है। चूंकि यहाँ भागों की संख्या और क्षेत्रफल में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 गुणा 1182 बराबर 12 गुणा y, यानी y बराबर 8 गुणा 1182 विभाजित 12 बराबर 788 स्क्वायर मीटर। यह परिणाम आप सारणी को देखकर भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सारणी में दूसरी और तीसरी स्थिति को देखकर हमें ज्ञात होता है कि भागों की संख्या आधी हुई है, इसलिए प्रतिलोम समानुपात के अंतर्गत क्षेत्रफल 2 गुना होगा। यानी कि जब भागों की संख्या 12 होगी तब क्षेत्रफल 2 गुना 394 स्क्वायर मीटर बराबर 788 स्क्वायर मीटर होगा। चलिए अगला उदाहरण देखें। विपुल अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है। वह साइकिल पर प्रातः 8:15 को चलना प्रारंभ करता है। यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर की समान चाल से चलता है तो वह स्कूल के प्रारंभ होने के समय से 3 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन
यदि वह 9 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है तो वह स्कूल के प्रारंभ होने के समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ज्ञात कीजिए स्कूल के प्रारंभ होने का समय क्या है। चलिए पहले इस सवाल को समझें। यहाँ हमें चाल और समय में संबंध दिया गया है। मान लेते हैं कि स्कूल प्रारंभ होने के लिए शेष समय x मिनट है। 15 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है तो वह स्कूल 3 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि x ऋण 3 मिनट में पहुंच जाता है। लेकिन जब वह 9 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है तो वह स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि x धन 5 मिनट में पहुंचता है। चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 60 मिनट है, इसलिए हम 15 किलोमीटर पर आवर बराबर 15 गुना 1000 मीटर विभाजित 60 मिनट बराबर 250 मीटर पर मिनट लिख सकते हैं। इस तरह हम 9 किलोमीटर पर आवर को 150 मीटर पर मिनट लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि चाल में वृद्धि होती है तो समय में समानुपाती कमी होती है, इसलिए चाल और समय में प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में 250 गुना कोष्ठक में x ऋण 3 बराबर 150 गुना कोष्ठक में x धन 5। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 100x बराबर 1500, यानी x बराबर 1500 विभाजित 100 बराबर 15 मिनट, यानी कि निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचने के लिए विपुल के पास 15 मिनट का समय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विपुल की स्कूल प्रातः 8:15 से 15 मिनट बाद, यानी प्रातः 8:30 पर शुरू होती है। यानी विपुल की स्कूल का प्रारंभ होने का समय प्रातः 8:30 है। आप अपने अध्यापक से चर्चा करके यह जरूर ज्ञात करें कि इस स्थिति में इकाइयां समान करना आवश्यक है अथवा नहीं। इन उदाहरणों से आपकी प्रतिलोम समानुपात की समझ अच्छी से बन गई होगी। तो आज हमने देखे प्रतिलोम समानुपात के कुछ और उदाहरण। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।